हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की ज्योग्राफी में 9वां अध्याय है द्वितीय व्यवसाय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग, विनिर्माण, विशेषीकृत कृषि, दुग्ध उद्योग, निर्माण कार्य, ये सारे शामिल होते हैं। इन व्यवसाय में सबसे पहले जो उद्योग होते हैं ये एक उच्च आर्थिक क्रियाकलाप होती है और उद्योगों की जो अवस्थिति एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उद्योगों की अवस्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन कारकों पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाती है, इसके स्थानीयकरण के लिए क्या क्या कारकों की आवश्यकता होती है। उसमें से सबसे पहले है कच्चा माल। कोई भी उद्योग है वो लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होना जरूरी है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनका जो कच्चा माल होता है वो भार ह्रास वाला होता है और स्थूल एवं भार ह्रास वाला होने के कारण इन उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के निकट ही स्थापित की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, या फिर कृषि आधारित उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र को छोड़ दो, ये भार ह्रास में नहीं आता है। इसके अलावा जैसे सीमेंट उद्योग है, कुछ रासायनिक उद्योग ऐसे हैं जो यानी कि एक समय के हिसाब से उसका कच्चा माल खराब हो जाता है। तो सब कच्चे माल के निकट उद्योगों की स्थापना होना सबसे महत्वपूर्ण है। और उनमें से जो भार ह्रास वाले उद्योग है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो लौह इस्पात उद्योग है वो भार ह्रास वाला है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए, लो ऐश कच्चा लोहा, लो ऐश और दूसरा चाहिए कोयला। तो जहाँ पे कोयला और लो ऐश की उपलब्धता है वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। जैसे भारत की दृष्टि में देखें तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार कहाँ हुआ है, जहाँ आसानी से कोयला और यानी लो ऐश प्राप्त होता है। जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। इन क्षेत्रों के अंदर लो ऐश का और कोयले के पर्याप्त भंडार है और उत्पादन भी होता है, क्योंकि निर्माण प्रक्रिया के अंदर इसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है। 1 टन लोहा तैयार करना है, 1 टन लौह इस्पात तैयार करने के लिए, 1 टन लौह इस्पात तैयार करने के लिए कम से कम 1.5 टन तो क्या चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, लो ऐश चाहिए। 1.5 टन है वो लो ऐश चाहिए। 1.4 टन क्या चाहिए, कोयला चाहिए। इसके बाद में 0.4 टन क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। 0.1 टन क्या चाहिए, मैग्नीज और भी डोलोमाइट वगैरह इसमें आवश्यक होती है। तो इस प्रकार का 1 टन लौह इस्पात तैयार करने के लिए इतना सा मटेरियल चाहिए, कम से कम 3-4 टन की आवश्यकता होती है। उत्पादन प्रक्रिया के अंदर यानी कि इसका भार कम हो जाता है। तो ऐसे उद्योग है जो भार ह्रास वाले होते हैं या उनकी कच्चा माल है वो स्थूल और भारी पदार्थ होता है और उसके उत्पादन प्रक्रिया में उसका भार है वो कम हो जाता है, तो उनको यानी कि कच्चे माल के निकट ही उद्योगों की स्थापना की जाती है ताकि परिवहन की दृष्टि से वह सस्ता रहे। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग है जैसे चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योगों की स्थापना है वो गन्ने उत्पादन क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि गन्ना खेत से काटने के बाद में 24 घंटे के अंदर यानी चीनी मिल है वहाँ तक पेराई तक आना चाहिए, नहीं तो उसका वजन और उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। अन्य जो कुछ उद्योग है जैसे फल फ्रूट सब्जी, बहुत सारे जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग है,
जिनका कच्चा माल है वो यानी कुछ समय पीरियड के बाद में ख़राब हो जाता है, तो उन उद्योगों की स्थापना भी कच्चे माल के निकट स्थापित की जाती है। जैसे दुग्ध उद्योग है, फल फ्रूट से संबंधित उद्योग है, पेय पदार्थों से संबंधित उद्योग है, इन उद्योगों की स्थापना भी कच्चे माल के निकट की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनका यानी कि वजन है वो निर्माण प्रक्रिया में कम नहीं होता है, तो उन उद्योगों को स्थापना कहीं पे भी की जा सकती है। ज़्यादातर उसमें मार्केट के निकट स्थापित करने की वरीयता दी जाती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में क्या है, 1 टन यदि कपास है, इसका कच्चा माल क्या है, कपास है, तो उससे 1 टन है वो यानी कि सूती धागा तैयार हो सकता है। 1 टन सूती धागा है वो तैयार हो सकता है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में, निर्माण प्रक्रिया में इसमें किसी भी प्रकार का कोई वजन कम नहीं होता है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित ज़्यादातर किए जाते हैं, मार्केट के निकट स्थापित किए जाते हैं। और ऐसे ही विश्व के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे जापान है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनमें से जापान और ब्रिटेन ऐसे देश हैं जहाँ आयातित यानी कि कपास पर सूती वस्त्र उद्योगों का विस्तार हुआ है। जापान ज़्यादातर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, मिस्र से और भारत से कपास खरीदता है और उससे सूती वस्त्रों का निर्माण करता है। और दुनिया के अंदर अच्छी क्वालिटी के सूती वस्त्रों का निर्माण करने के लिए जापान जाना जाता है। जापान का एक क्षेत्र है ओसाका कोबे, ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है जापान में, और अच्छी क्वालिटी के सूती वस्त्र तैयार होता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी आयातित सूती वस्त्र से यानी कपास से सूती वस्त्र तैयार होता है। तो इस प्रकार कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी उत्पादन प्रक्रिया में, निर्माण प्रक्रिया में उसकी कच्चे माल का वजन कम नहीं होता है, तो वो मार्केट के निकट या कहीं पे भी स्थापित किए जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली प्रायिकता क्या होती है कि कच्चा माल है वह उपलब्ध होना चाहिए, और कच्चा माल भी सुगमता से पर्याप्त और सस्ती दर में उपलब्ध होना, ये सबसे पहली प्रायिकता होती है उद्योग स्थापित करने के लिए। इसके बाद में शक्ति के साधन, देखो शक्ति के साधन है, क्योंकि शक्ति के साधन का सुचारू एवं सुगम रूप से यानी कि मिलना, शक्ति के साधनों का सुचारू और सुगम रूप से निरंतर मिलना उद्योगों के केंद्रीयकरण और विकास के लिए आवश्यक है। और इनमें शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कोयला है, कोयला भारत में प्रमुख शक्ति का संसाधन कहलाता है, विश्व में भी इसका बहुत प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस है। इसके बाद में है जल विद्युत, ये ऐसे शक्ति के संसाधन हैं। फिर एक और आती है परमाणु ऊर्जा, जिससे भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये ऐसे शक्ति के संसाधन है जिससे बड़ी मात्रा के अंदर विद्युत का उत्पादन हो सकता है। और उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती है, कलपुर्जे होते हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए निर्बाध रूप से सस्ती दर के अंदर शक्ति का संसाधन या पावर की सप्लाई होना ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो भारी उद्योग है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या चाहिए, ज़्यादातर किसकी आवश्यकता होती है, कोयले की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है वो, ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे कोयला और लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है। तो लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार है वो ज़्यादातर कोयला और कच्चा जो लोहा है, लौह अयस्क, उन क्षेत्रों के निकट स्थापित होते हैं या इसके मध्य स्थापित होते हैं। जैसे भारत में एक कारखाना है जमशेदपुर का कारखाना, जो टिस्को का कारखाना है, लौह इस्पात का कारखाना है। ये लौह अयस्क और कोयले उत्पादन क्षेत्र है उनके मध्य स्थित है। और बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो लौह अयस्क के निकट है, जैसे राहुरकेला है, दुर्गापुरा कोयला के निकट है। तो इस प्रकार शक्ति के संसाधनों में बहुत लौह इस्पात उद्योग है वो ज़्यादातर
कोयले क्षेत्रों के निकट या लो उत्पादन क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा भारत में भी लो इस्पात केंद्र में ज़्यादातर दामोदर नदी घाटी में जो झरिया और रानीगंज कोयला की खदान है उसमें स्थापित है। और एल्यूमिनियम उद्योग ज़्यादातर सस्ती जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत का तारों के माध्यम से संप्रेषण और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की आसान परिवहन के कारण इन उद्योगों का यानी कि केंद्रीकरण इन क्षेत्रों में नहीं हुआ है, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन प्रदेशों में औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाए। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो शक्ति के संसाधन है इसमें जल विद्युत है, यानी कि जो जल है उस नदियाँ हैं उसको बांध बना करके उसके पानी को ऊपर से टरबाइन में गिराया जाता है। टरबाइन घूमने के बाद पावर का उत्पन्न होता है जिसको अपन कहते हैं जल विद्युत। जल विद्युत क्षेत्रों से जो पावर की सप्लाई हो जाती है, तो जहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है, तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ऐसी शक्ति के संसाधन है जो पाइपलाइन के द्वारा दूसरे क्षेत्रों में पहुँचाया जा सकता है। इसीलिए जहाँ जहाँ पर सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है वहाँ पे उद्योगों का स्थापना की जाती है और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है ये पाइपलाइन के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में यानी सप्लाई की जाती है। और विश्व में बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार होते हुए भी वहाँ उद्योगों का विस्तार नहीं होता है, क्योंकि वो पाइपलाइन के माध्यम से दूसरी जगह भेज दिया जाता है या फिर उनको यानी कि विदेशों के अंदर निर्यात किया जाता है। जैसे अपन इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, राजस्थान के अंदर बाड़मेर बेसिन, सांचौर बाड़मेर बेसिन, सांचौर बाड़मेर बेसिन। तो सांचौर बाड़मेर बेसिन के अंदर क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के भंडार है। लेकिन यहाँ से जो पेट्रोल निकल रहा है नगाड़ा से, वहाँ से कच्चा जो क्रूड निकल रहा है उसको कहाँ भेजा गया है, पाइपलाइन के माध्यम से जामनगर गुजरात में, जामनगर सप्लाई होने के लिए गुजरात में भेजा गया। अब पेट्रो रसायन उद्योगों का विस्तार कहाँ पे होगा, जामनगर के आसपास ही होगा। पेट्रो रसायन उद्योग जहाँ जहाँ पे रिफाइनरी होती है वहाँ पेट्रो रसायन उद्योगों का विस्तार अधिक होता है। तो ये जो नगाड़ा है, नगाड़ा बाड़मेर, यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से जामनगर तक तेज जाता है और वहाँ उद्योगों का विस्तार होता है। तो इस प्रकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जहाँ पे उपलब्ध है वहाँ पे यानी पाइपलाइन के माध्यम से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है। और महत्वपूर्ण ये बात है कि जहाँ शक्ति है, पावर जो सस्ती दरों में निर्बाध उपलब्ध है, वहाँ उद्योगों का विस्तार अधिक होता है। तो ये शक्ति का संसाधन उद्योगों को प्रभावित करता है। तीसरा, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार ये वर्तमान समय में उद्योगों के विस्तार के लिए भी आधार है, क्योंकि उद्योगों को सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता परिवहन क्या है, जल परिवहन। जल परिवहन इसके बाद के अंदर जल परिवहन जो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी पदार्थ आयात या निर्यात करने के लिए सबसे सस्ता परिवहन है। इसके अलावा रेल परिवहन और सड़क परिवहन भी उद्योगों का महत्व अधिक होता है, जहाँ पे परिवहन की अनुकूलन सुविधाएं होती है। जैसे भारत में ज़्यादातर समुद्री तटीय क्षेत्र है, समुद्री तटीय क्षेत्रों के अंदर परिवहन की, जल परिवहन की, सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, वायु परिवहन की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिनसे उद्योगों का विस्तार अधिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में उद्योगों का विस्तार अधिक होने का रीज़न क्या है कि वहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। दुनिया के किसी भी कोने में भेजने माल को निर्यात करने या भेजने के लिए हर सुविधा परिवहन की हर वर्जन है वो उपलब्ध है। इसके अलावा जो संचार के साधन है, जैसे टेलीफोन है, तार है, इंटरनेट है, ईमेल है, आजकल ये व्यापार का जो आधार बन गया है वो सोशल प्रौद्योगिकी बन गया है। इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन और यानी कि तार या ईमेल के माध्यम से ज़्यादातर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार का संप्रेषण होता है। तो ये भी यानी कि परिवहन के साधन है वो और संचार के साधन है, ये भी उद्योगों की अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण आधार बनते हैं।
और जिन जिन देशों के अंदर औद्योगिक विकास हुआ है, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश हैं या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, वहाँ एक विकसित परिवहन जाल पाया जाता है। वहाँ पे विकसित परिवहन जाल पाया जाता है। अमेरिका के अंदर औद्योगिक विकास का मुख्य आधार क्या है? एक तो बाजार की सुविधा और दूसरा है परिवहन की व्यवस्था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर 20 किलोमीटर पर एक यानी कि नेशनल हाईवे मिलता है। एक उच्च हाईवे है वो हर 20 किलोमीटर के पश्चात है। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है, औद्योगिक विस्तार भी अधिक हुआ है और परिवहन का यानी कि व्यवस्था उपलब्ध है, पूरी परिवहन का जाल उपलब्ध है, चाहे आंतरिक जल परिवहन हो, समुद्री जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, सड़क परिवहन या रेल परिवहन हो। बाजार ये भी यानी कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं और उद्योगों की स्थापना सबसे प्रमुख कारक है जो बाजार है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित जो माल है वो बाजार का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये है कि जो भी उद्योगों के अंदर माल तैयार होता है, उत्पादित वस्तुएं हैं, उसकी खपत या उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए, उन वस्तुओं को खपत करने के लिए, उनको बेचने के लिए निकटतम बाज़ार होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ये बाज़ार के निकट स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी पेय पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग है वो ज़्यादा मार्केट के निकट स्थापित किए जाते हैं। छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उसका उद्योगों की स्थापना भी मार्केट के निकट स्थापित की जाती है। और ताकि जो उद्योगों में तैयार वस्तुएं हैं उसकी मार्केट में क्रय किया जा सके, विक्रय किया जा सके, तो क्रय विक्रय की प्रणाली के लिए मार्केट का होना ज़रूरी है। और यही कारण रहा है कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में सघन बसी क्षेत्रों में वृहत बाजार उपलब्ध होने के कारण वहाँ उद्योगों का विस्तार अधिक हुआ है। और जहाँ विकसित देश हैं उनमें बाज़ारों के अंदर क्रय शक्ति अधिक होती है, जिससे इस प्रकार के उद्योग मार्केट के निकट स्थापित होते हैं। नेक्स्ट जो कारक है वो है कुशल श्रमिक, यानी निर्माण उद्योग में तेज़ी से यंत्रीकरण और स्वचालित वृद्धि हो रही है और उद्योगों के लिए यानी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से स्वचालित कारखानों जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जा रहा है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा जो श्रमिक शक्ति है, कुशल श्रमिक है, इसमें जैसे भारत है, भारत जैसे विकासशील देश और जनसंख्या की दृष्टि से संपन्न देश के पास में श्रमिकों का पर्याप्त संख्या है। तो श्रमिक पर्याप्त उपलब्ध होने की वजह से उद्योग स्थापित होते हैं, क्योंकि माल को यानी ट्रांसपोर्ट तक भरने, लाने, ले जाने, लोड करने, उतारने के लिए एक या अकुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रणाली वगैरह है उसको संचालन करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मशीनों में बहुत सारे कल पुर्जे वगैरह जो तैयार होते हैं उसके लिए भी टेक्नीशियन श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा पूंजी है। तो मित्रों, पूंजी एक ऐसा यानी कि कारक है कि उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक प्राथमिक आधार कारक माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जहाँ भी उद्योग स्थापित करना है उसके लिए बहुत सारी मशीनें, कलपुर्जे, सामान वगैरह खरीदने पड़ते हैं, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उसको कोई भी वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो कच्चे माल के लिए भी पूंजी ज़रूरी है। तीसरा है कि जो भी उसमें मैकेनिकल वगैरह श्रमिक काम कर रहे हैं उसको वेतन के रूप में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी क्या है? एक आधार है। और ज़्यादातर जो विकसित देश हैं उनके अंदर उद्योगों का विस्तार अधिक होने का मतलब कारण क्या है कि एक तो वहाँ पर पूंजी की उपलब्धता है, बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ निवेश करती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए पूंजी एक प्रमुख उद्योगों के विस्तार की एक समस्या बनी हुई है और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी ऋण योजनाएं भी चलाती है उद्योगों के विस्तार के लिए भी। जैसे राजस्थान में भी राजसिको है जो संस्था बनी हुई है और राजस्थान वित्त निगम है, ये समय समय पर उद्योगों को जो अल्प ऋण है, दीर्घकालीन ऋण है, इस प्रकार की ऋण उपलब्ध करवाती है।
ताकि उद्योगों का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। जलापूर्ति, ये उद्योगों की अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ उद्योग ऐसे हैं जैसे लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, या चमड़ा उद्योग है, कागज़ लुगदी उद्योग है, इनके लिए साफ पानी की आवश्यकता होती है, तो जलापूर्ति होनी चाहिए। और भारत में ज़्यादातर उद्योगों का विस्तार उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर जलापूर्ति है, पानी की उपलब्धता है। रासायनिक जितने भी उद्योग हैं उनके लिए भी पानी की आवश्यकता ज़रूरी है। इसके अलावा जलवायु भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जहाँ कठोर और विषम जलवायु होती है वहाँ पर उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है। जैसे अपन इसका एक उदाहरण लेते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेगिस्तानी भाग है, भौगोलिक स्थितियाँ बहुत विकट है, जलवायु भी विकट वहाँ विषम है, तो यहाँ उद्योगों की स्थापना नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति के अंदर उद्योगों के लिए जलवायु अनुकूलन होना चाहिए। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिस पर जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इस पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ एक और उद्योग होता है जिस पर जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ता है, उसका नाम है सिनेमा उद्योग। सिनेमा उद्योग के लिए साफ आकाश यानी कि होना चाहिए, धूप वाला आकाश होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर यानी कि जो कैलिफोर्निया है, शुक्रा जी अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया है, भारत में मुंबई है, वहाँ पे अनुकूलन जलवायु होने के कारण सिनेमा उद्योगों का जो विकास है वो अधिक हुआ है। उच्च तकनीकी, वर्तमान समय में जितनी भी उद्योगों से संबंधित वस्तुएं बनती है उनमें यानी नवाचार होना जरूरी है, और समय समय पर नवाचार के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तकनीकी के कारण उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। उच्च तकनीकी के द्वारा ही विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण कैसे करना है, प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष में कैसे संभव है। इस प्रकार आजकल उद्योगों की स्थापना के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं को भी ध्यान देना अति आवश्यक है, और इसके लिए उच्च तकनीकी का ज्ञान और युक्तियों से ही संभव हो पाता है। तो देखो आजकल वर्तमान समय के अंदर उद्योगों की स्थापना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उद्योगों से बनने वाली जो वस्तुएं हैं या उनके बनने का जो प्रोसेस है उसकी जो टेक्निकल है वो टेक्निकल इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे और एक सस्ती दर के अंदर अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु का निर्माण हो सके। तो इसके लिए अच्छी टेक्निकल, हाई टेक्निकल की ज़रूरत होती है। विश्व स्तर पर अपन एक उदाहरण समझते हैं, जापान में औद्योगिक विस्तार क्यों हुआ है, या एशिया के अंदर महाद्वीप के अंदर जापान एक ऐसा राष्ट्र है जिसको औद्योगिक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जापान अपना उद्योगों का जो विस्तार है, औद्योगिक विस्तार है, अधिकांश आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो या अन्य लौह इस्पात उद्योग हो। लेकिन उनके पास में जो टेक्निकल है, जो तकनीकी है, वो हाई तकनीकी की वजह से जापान से बनने वाली जो भी वस्तुएं हैं, चाहे मशीनों से, कलपुर्जों से संबंधित हो या ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हो, सूती वस्त्र से संबंधित हो, उसकी टेक्निकल की वजह से वो दुनिया के बाज़ारों के अंदर छाई रहती है। तो टेक्निकल जो तकनीकी है वो उद्योगों को प्रभावित करती है। सरकारी जो नीतियाँ हैं, किसी भी देश की सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। यदि भी किसी भी देश की सरकार वहाँ के उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहाँ उद्योग नहीं लगाने पाएगी या नहीं लगा पाएगी। इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट या अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाए तो उद्योगों का विस्तार की संभावना बढ़ जाती है। तो अब क्या है कि सरकार की नीतियां हैं वो भी उद्योग को प्रभावित करती है। देखो भारत सरकार ने अभी यानी कि उद्योगों के विस्तार के लिए एक 1991 के अंदर एक नीति लाई थी, उसका नाम था वैश्वीकरण। 3 यानी कि इसमें उद्देश्य थे। 1991 की नीति में सबसे पहला था वैश्वीकरण, दूसरा था उदारीकरण,
उदारीकरण और तीसरा था निजीकरण। ये 3 लक्ष्य रखे गए थे। अब 1991 के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट की स्थिति में थी और भारत में कोई विदेशी कंपनी खास रुचि लेकर के या निवेश नहीं कर पा रही थी, विदेशी कंपनियां या उद्योग स्थापित नहीं कर पा रही थी। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये 3 लक्ष्य रखे गए, जिसमें वैश्वीकरण का मतलब होता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ करके देखना, कंपैरिजन करना। तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के उन विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में देखा गया कि उनकी देश की अर्थव्यवस्था विकसित क्यों है, क्यों प्रगतिशील है, क्यों मजबूत हो रही है। इसके अलावा उदारीकरण में क्या किया गया कि जितने भी उद्योग है या कोई विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के निवेश करना चाहे तो उनके जो लाइसेंस प्रणाली थी, जो टैक्स प्रणाली थी, उसमें छूट दी गई। और ज़्यादातर निजी संस्था या निजी व्यक्ति अगर भारत में निवेश करना चाहे तो भी भारत में आकर के निवेश कर सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक देश की इच्छा होती है कि बहुत सारे दूसरे देशों की कंपनियां आकर के उस देश में निवेश करें, उद्योगों का विस्तार करें। जैसे राजस्थान के अंदर अलवर जो बड़े उद्योगों के लिए जाना जाता है, उसका रीज़न क्या है कि वहाँ बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर उद्योगों का स्थापना की गई है या कारखाने लगाए गए हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हो या फिर कांच उद्योग के क्षेत्र में हो या अन्य उद्योग के क्षेत्र में हो। तो सरकारी नीतियां उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रभावित करती है। अन्य कारक ऐसे हैं जो उद्योगों की अवस्थिति के लिए प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, अन्य कारकों के अंदर जैसे सस्ती भूमि। जहाँ पे सस्ती भूमि है वहाँ उद्योग स्थापित अधिक होंगे। कोई भी अगर उद्योग लगाना चाहता है व्यक्ति या कोई भी कंपनी, तो वो कंपनी सबसे पहले यही चाहेगी कि सस्ती दर के अंदर उसको भूमि उपलब्ध हो जाए, वहाँ उद्योग स्थापित करेगी। इसके बाद पावर यानी कि निरंतर मिलती रहे। और दूसरा जो राजनीतिक स्थिरता है, कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। तो राजनीतिक स्थिरता से ही सरकार की निवेश की जो नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं, वो नियंत्रित होती है। तो राजनीतिक स्थिरता भी ज़रूरी है। कई बार जो आतंकवाद है या सामरिक दृष्टि से शांति नहीं होना, युद्ध की स्थिति होना, तो युद्ध है या अशांति है, इसकी वजह से भी उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती। जैसे एक अपन इसमें उदाहरण लेते हैं जम्मू कश्मीर, ये अभी यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आज़ादी के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ एक तो राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, दूसरी वहाँ जो युद्ध और अशांति, आतंकवाद, ये जो कारक है, ये वहाँ के उद्योगों को विकास या उद्योगों को विस्तार करने में प्रभावित करते हैं। कोई भी उद्योगपति वहाँ अपना कारखाना या निवेश नहीं करना चाहता है, कोई विदेशी कंपनी वहाँ आकर के निवेश नहीं करना चाहती है। तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के अंदर बहुत सारी ऐसे उद्योगों की संभावना है, और ख़ास करके कौन सा उद्योग? पर्यटन उद्योग के अंदर यदि विश्व स्तर पर जम्मू कश्मीर को जुड़ जाए और वहाँ शांति व्यवस्था उपलब्ध हो जाए तो वहाँ पर्यटन उद्योग की खूब सारी संभावना है। अन्य उद्योग जो फल फ्रूट संबंधी उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, बहुत सारी संभावना है। लेकिन वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, हिंसा, इस प्रकार की आतंकवाद जो कारक है, जिससे उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है। इसके अलावा बैंकिंग और बीमा की सुविधा भी उद्योगों को प्रभावित करती है, क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी या राष्ट्रीय कंपनी या कोई भी व्यक्ति उद्योग वहीं लगाने की सहूलियत देखेगा जहाँ कोई भी बैंक है या बीमा है। इस प्रकार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि आजकल जो विनिमय होता है वो इन बैंकों के माध्यम से ही होता है। तो ये ऐसे कारक थे जो उद्योगों की अवस्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले हैं।